हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक जागरण का ये संपादकीय ही आइए देखते हैं। अभी कल ही यानी 1 फरवरी को भारत का आम बजट पेश हुआ है, तो स्वाभाविक है उससे संबंधित कई बजट बजट से संबंधित अपन को संपादकीय देखने को मिलेंगे। तो दैनिक जागरण का संपादकीय के बारे में बात कर रहे हैं। खास तरह का आम बजट है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच जब आम बजट को लेकर के कई अनुमान लगाए जा रहे थे, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक यहाँ पे बात महत्वपूर्ण है कि भारतीय के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन लगातार 9वीं बार इस बार वित्त बजट पेश किया है। और इतिहास में, भारतीय इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि रविवार को बिल पेश किया गया है। एक बार 1999 को वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने पेश किया था। तो अभी 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये बिल पेश किया है संडे के दिन, और लगातार 9वीं बार पेश किया है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अभी देख रहे हैं कि अनिश्चितता का दौर चल रहा है। इस बीच कई टाइप के अनुमान लगाए जा रहे थे, तो निर्मला सीतारमन जी ने लीक से हटकर चलने का फैसला किया। यह समय की मांग मांग भी थी कि इसी कारण इस बजट में कोई चौंकाने वाली या फिर लोक लुभावन वाली घोषणा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनिश्चित माहौल में कोई योजना बनाना एक तरह से अंधेरे में तीर मारना होता है। मोदी सरकार ने बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और उसे स्थिरता प्रदान करने वाले फैसले लिए हैं। यह भी दिख रहा है कि उसकी कोशिश आर्थिक मोर्चे पर स्थितियों को सुधारने पर जोर देना है। इसी कारण यदि आम या खास आदमी इस बजट में सीधे तौर पर खुद को लाभान्वित होता हुआ नहीं देख रहा है, तो आशा नहीं है। इसका यह अर्थ भी है नहीं है कि उसे परोक्ष तौर पर कुछ मिलने नहीं जा रहा है। बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर के सामाजिक विकास की अनेक योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों को राहत सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। निसंदेह बजट पर शेयर बाजार ने निराशाजनक प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब शेयर बाजार को बजट राश नहीं आया। क्योंकि यह बजट पारंपरिक नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या भी नई तरीके से की जानी चाहिए। बजट का केंद्रीय तत्व आर्थिक और वित्तीय अनुशासन है। इसका एक प्रमाण राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को और कम करना है। इसके अतिरिक्त उन योजनाओं पर पैसा खर्च करना भी है जिनसे देश की आर्थिक बुनियादी मजबूत हो और आत्मनिर्भर भारत की नींव सशक्त बने। बजट में कई उपाय किए गए हैं कि जिस जो उद्योग व्यापार जगत को सीधा संदेश देते हैं, उसे अपने तौर तरीके बदलने होंगे। यदि भारतीय उद्योग जगत को चुनौतियों से पार पाना है, तो उसे यह करना ही होगा। यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद ऐसा करना और भी ज़रूरी हो गया। इसकी अनदेखी नहीं की जाए कि हमारा उद्योग जगत है वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। कहना कठिन है कि इस बजट की घोषणाएं उसे इसके लिए प्रेरित कर सकेंगे या नहीं। जो भी हो, यह अच्छा है कि सरकार ने बजट में जो एमएसएमई सेक्टर होता है ना, इसको सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। और ये कदम जो बता रहे हैं कि जो भी काम छोटे या मझोले कारोबारियों को करना चाहिए, उसमें सरकार को हाथ बटाने के लिए आगे आ रही है। यदि इसके बाद एमएसएमई जो क्षेत्र है ये सक्षम नहीं बनता है, तो निराशाजनक ही होगा। वास्तव में छोटे बड़े सभी कारोबारियों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी समझनी होगी। इसी तरह नौकरशाही को भी अपने रंग ढंग बदलने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास और ऐसे ही अन्य बड़ी योजनाओं का वही हश्र होगा जो स्मार्ट सिटी योजना का हुआ है। यह समझना होगा कि शहरों का विकास करने की जिम्मेदारी मूलतः राज्यों और नगर निकाय को ही है। केंद्र सरकार ऐसे कुछ नियम कानून अवश्य बना सकती है जिनसे राज्य सरकारें और नगरीय विकास की एजेंसियां अपना काम कुछ उसी तरह करें जैसे मेट्रो परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के मामले में किया जा रहा है।
बजट में सीधे तौर पर टैक्स छूट देने के बजाय टैक्स संबंधी नियम कानून को सरलीकरण करने और कठोर दंडात्मक उपाय से परे जाने पर जो फैसले किए हैं, उसे लोगों को सचमुच राहत भी तभी मिलेगी जब नौकरशाही का रवैया बदलेगा। इस बजट में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और उसका विस्तार करने, कृषि क्षेत्र की हालत सुधारने, रेयर अर्थ मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बनाने की अतिरिक्त कई घोषणाएं ऐसी हैं जिनका लाभ मिलने में समय मिलेगा, लेकिन कम से कम यह तो सुनिश्चित किया गया है कि उन पर अमल सही तरीके और समय पर हो। वित्तीय अनुशासन को समर्पित बजट। धर्मकीर्ति जोशी लेखक क्रिशियल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में केंद्र सरकार ने भारत की विकास गाथा को निरंतरता प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बजट का यह जो बजट का मर्म यही है कि सरकार ने बड़ी घोषणाएं न करके कई छोटी-छोटी योजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है, जो दीर्घकालिक में बड़े परिणाम देने में सक्षम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से संकेत दिया है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो बड़ी घोषणा की है, के असर को पहले और आगे विस्तार दिया जाए। यानी पहले जिन क्षमताओं के निर्माण की योजना बनाई गई, उन्हें अपेक्षित रूप से सतत गति के साथ साकार किया जाए। गत वर्ष पहले आयकर में रियायत, फिर जीएसटी दरों में कटौती, में जहाँ राजस्व के मोर्चे पर स्थिति थोड़ी संकुचित हुई थी, उसे देखते हुए राहत के मोर्चे पर इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें बेमानी ही थी। इसके बावजूद सरकार सराहना की पात्र है, राजकोषीय अनुशासन की राह से विचलित नहीं हुई है और चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे को जीडीपी के जो राजकोषीय घाटा है, तो जीडीपी के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो संशोधित अनुमान है उनको 4.4% तक की बात की है। राजकोषीय अनुमान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए कितना रखा है? 4.3। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। राजकोषीय घाटी को जीडीपी का देखो, अपनी जीडीपी 393 के समथिंग बिलियन ट्रिलियन डॉलर बिलियन डॉलर है, ठीक है। यानी 4 ट्रिलियन के ऑलमोस्ट। उसमें से जो इस बार का जो बजट है 53 लाख के समथिंग है, ठीक है, 53 लाख करोड़। तो जो जीडीपी का जो है ना 4.5% ये राजकोषीय घाटे की बात की जाती है। यहाँ पर अपना टारगेट रखा है, तो अपने संशोधित अनुमान होते हैं उसमें 4.4, ठीक है। अगले वित्त वर्ष के लिए 4.3 का ये टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो राजस्व को लेकर के कुछ दबावों के बावजूद राजकोषीय घाटों को नियंत्रित रखने में सरकार की सफलता में व्यय की गुणवत्ता ने अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने पूंजीगत जो व्यय होता है, पूंजीगत व्यय के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें भी कोई समझौता किए बिना राजस्व व्यय को घटा करके यह संतुलन बनाया है। केंद्र सरकार का यह दृष्टिकोण तब और आवश्यक हो जाता है जब कई राज्य सरकारें कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर खुले हाथों से खर्च कर रही होती हैं। राजकोषीय अनुशासन निश्चित करना केवल केंद्र के भरोसे संभव नहीं है, राज्यों को भी इसके साथ ताल मिलानी होगी। हालांकि राज्यों को इसके लिए तैयार करने में केंद्र के हाथ कुछ बंधे हुए हैं। इस दिशा में जब केंद्र सरकार स्वयं व्यय की गुणवत्ता कायम करेगी, तभी राज्य भी इसी तरह राह पर आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार निवेश को लेकर भी व्यवहारिकता की रूप अपनाती हुई प्रतीत होती हो रही है कि उसमें भी व्याप्त संभावनाओं को बनाकर भी अपेक्षित राजस्व हासिल किया जाए। रोजगार सृजन के लिए बजट में जो सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर, ठीक है, उसके साथ ही विनिर्माण गतिविधियों को भी प्रोत्साहन जारी रखा गया है। वित्त मंत्री ने तात्कालिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से अहम सेमीकंडक्टर, बायो फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उदीयमान क्षेत्रों पर भी ध्यान देते हुए वस्त्र प्रधान और एमएसएमई जैसे पारंपरिक क्षेत्रों का भी पूरा ख्याल रखा। कर सुधार हो गए, आयात शुल्क हो गए, इनको तार्किक बनाकर और आयात प्रक्रियाओं को सुगम बनाकर सरकार इन क्षेत्रों
से जुड़ी संभावना को साकार करना चाहती है। ऐसा आसार बन रहे हैं कि देश के कुल पूंजीगत व्यय का एक चौथाई हिस्सा इन उभरते हुए क्षेत्रों पर केंद्रित हो सकता है, जिसकी 2021 से 25 के बीच कुल खर्च 12% की हिस्सेदारी थी। शिक्षा, उद्यम और रोजगार का परिदृश्य सुधारने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इस संदर्भ में एक स्थायी समिति का गठन उल्लेखनीय है, जो जो टैक्स रिफॉर्म होता है और बजट का जो समर्थन होता है, इसके जरिए पर्यटन, हेल्थ केयर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन और खेल गतिविधियों पर सरकार ने बड़े आर्थिक कायाकल्प को लेकर के दांव लगाया है। सरकार की मंशा तेजी से उभरते हुए क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ाने के साथ ही उसके लिए अपेक्षाओं के स्तर पर गहरी खाई को पाटने की भी है। इस लिहाज से पर्यटन पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें विदेश में बढ़ते भारतीय सैर सपाटे की वजह से हो रहे नकारात्मक प्रभाव का भी संज्ञान लिया गया है। अभी विदेशी पर्यटक भारत आकर जितना खर्च नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक खर्च भारतीय सैलानी विदेश में कर रहे हैं। हालांकि ऐसा रुझान केवल भारतीयों तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में उच्च जो आय वर्ग में खर्च को लेकर यही रवैया दिखता है। एआई के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, यह क्रम और तेजी से पकड़ता दिख सकता है। इसका ही परिणाम है कि आलीशान सुविधाओं वाले महंगे पर्यटन केंद्रों के प्रति दुनिया भर में उत्सुकता बढ़ी है, जहाँ पर्यटक अनोखे अनुभव का आनंद उठाना चाहते हैं। ठीक है, इस लिहाज से भारत के पास संभावनाओं की कमी नहीं है। सुविधाओं, सेवाओं का स्तर बढ़ाकर दुनिया भर के लोगों को लुभा सकते हैं। वैसे भी मेडिकल और वेलनेस पर्यटन के मामले में भारत को वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त है। ऐसे में ई वीज़ा योजना और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्रों के माध्यम से यह स्थिति और मजबूत होनी चाहिए। ये रोजगार सृजन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इनमें मेट्रो जो सिटी होती है, इससे भी अलग तर पर्याप्त रूप से कामकाज के मौके तैयार करने की भरपूर संभावना है। बजट में जलमार्गों पर दिए गए जोर से परिवहन सेवाओं में भी सुधार संभव होगा, और इन सुधारों के दम पर अगर राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाकर विशेष पर्यटन केंद्र विकसित किए जाएं, तो इससे न केवल बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका मिलेगी, बल्कि विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होगी। सरकार ने देश भर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए लंबी अवधि तक जो कर रियायतों का भी ऐलान किया है। इससे विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे, और बजट ने नई सीमाएं बढ़ा करके एनआरआई और विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय एक्टिविटीज़ में भी दांव लगाने के लिए नई राह खोली हैं। स्पष्ट है कि विदेश मंत्री ने पूंजीगत लाभ के स्तर पर किसी बेरोजगारी के बजाय समग्र माहौल को सुगम बनाने पर अधिक जोर दिया है। समय के साथ इन दोनों की जुगलबंदी अपना असर दिखाएगी। कुल मिलाकर बजट के जरिए सरकार ने अनिश्चित वैश्विक माहौल में क्षमता निर्माण और दृढ़ता बढ़ाने को प्राथमिकता दी है, ताकि किसी प्रतिकूल परिस्थिति में राहत की गुंजाइश कायम रखी जा सके। अगला एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल है। अनिश्चित के लिए बजट 2026-27 का जो केंद्रीय बजट असाधारण भू राजनीतिक उथल पुथल कारण के बीच प्रस्तुत किया गया। भारत की वृद्धि दर 7.4% के साथ मजबूत बनी रही, लेकिन आगे इसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। बीते कई सालों से सरकार का रुख सार्वजनिक निवेश की वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयोग करने का रहा है। इस वर्ष बुनियादी ढांचे पर होने वाला व्यय बढ़कर के 12.2 लाख करोड़ रुपए होने जा रहा है, जो कि काफी अधिक है। इसके साथ ही नई और बड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए दृष्टिकोण में भी विस्तार किया गया। इसमें शामिल है कि दक्षिण भारत में विशेष रूप से विभिन्न विकास केंद्रों को जोड़ने वाली नई उच्च गति की रेल लिंक श्रृंखला ने पूर्व पश्चिम धुरी
पर नए समर्पित मालवाहक गलियारे, तटीय माल परिवहन, जिससे रेल और राजमार्गों पर दबाव कम हो सके। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, जिनका उद्देश्य आंतरिक क्षेत्रों से खनिज संपदा को आसानी से दो बंदरगाहों तक पहुंचाना है। यह बात ध्यान देने लायक है कि अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का बड़ा हिस्सा ब्याज रहित ऋण में इजाफे के रूप में है और राज्यों को उनके ही निवेश के लिए दिया जाता है। बहरहाल, फैक्ट्रियों और परियोजनाओं में निजी निवेश ने सरकारी निवेश को लेकर के जो प्रतिक्रिया नहीं दी है, रोजगार वृद्धि सीमित रही है, बनी रही है। सरकार ने विनिर्माण पर जो जोर दिया है, निसंदेह कुछ कामयाबी मिली है उससे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा दौर शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के आवंटन को 23,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपए, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मेक इन इंडिया को प्रतिकूल हालातों का सामना करते रहना होगा। इसमें मौजूद कारोबारी तनाव भी शामिल है। इस बार का जो बजट है, इसमें जो सर्विस सेक्टर है बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। एक उच्च स्तरीय समिति का प्रस्ताव रखा गया है। जो सर्विस सेक्टर है, इसमें शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता, रोजगार उत्पादन पर ध्यान देगी। आईटी सेक्टर है, तो आईटी सक्षम सेवाओं, पर्यटन, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा, सामाजिक देखभाल और रचनात्मक क्षेत्रों, कई सेवा क्षेत्रों की सहायता के लिए बजट समर्थन घोषणा की गई है। इसमें नए जो उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को लेकर के नए संस्थानों तक नए संस्थानों के लिए तक शामिल है। यह परिवर्तन सरकार की व्यापक चिंता को दर्शा सकता है। यह चिंता नई विनिर्माण इकाइयों में निजी निवेश की कमी, नए कारखानों की बढ़ती पूंजीगत लागत, भारतीय वस्तुओं के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं से सेवा क्षेत्र को इन समस्याओं का सामना नहीं करना। हालांकि इसमें कार्यबल में उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। इस कमी को दूर करना ही नई पहल का मूलभूत विषय प्रतीत होता है। फिर भी वह उचित प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर कितना प्रभाव डालेगी, क्योंकि अब सरकार अपना ध्यान पर केंद्रित कर रही है। मौजूदा सरकार की आर्थिक नीति का दूसरा प्रमुख स्तर व्यक्तिगत व्यय के अलावा राजकोषीय संयम भी रहा है। यह बजट पर्यवेक्षकों का अपेक्षाकृत विरोधाभासी संकेत देता है। यह पहला साल है जब औपचारिक लक्ष्य अगले वर्ष के राजकोषीय घाटे के अनुपात पर केंद्रित किया गया है। इसे अब ऋण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए परिचालन लागत साधन के रूप में मुक्त परिभाषित किया गया। इसे विश्लेषण कुछ जटिल हो जाता है, क्योंकि भविष्य में जीडीपी की दिशा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। बजट अगले वर्ष के लिए 10% नॉमिनल मानकर चलता है, जो इस वर्ष से थोड़ी अधिक है। इस भाव यह भाव स्नेहित है कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति इस वर्ष कुछ अधिक होगी। इसका नतीजा यह हुआ कि वित्त मंत्री का यह दावा कर सकती है कि ये जो ऋण है, जीडीपी अनुपात को मौजूदा वर्ष के 56.1% से कम करके 26-27 में ये कितना 55.5% किया जाएगा। और यह अपेक्षा से धीमा है, मतलब लास्ट ईयर से कम ही है। पिछली बार अपने जो इंटरेस्ट दिया था ऋण 56.1, और इस वर्ष कितना 55.5 की बात है। राजकोषीय जो घाटा है जीडीपी का 4.4% से घटा करके 4.3% हो गया है। ये बहुत छोटे बदलाव हैं जो राजकोषीय एकीकरण के प्रति दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। इस वर्ष एक और वैश्विक दबाव काफ़ी अधिक है। वित्त मंत्री शायद प्रणाली को झटका देना पसंद न करें, खासकर जबकि कुछ प्रणालियाँ जैसे कि जीएसटी प्राप्ति संकट का संकेत दे रही हैं। दूसरी ओर
ऋण का गणित प्रतिकूल है क्योंकि पिछले उधार की कई किस्तें इस वर्ष परिपक्व होंगी। शुद्ध उधारों केवल मामूली रूप से बढ़ेंगी। सकल बाजार उधारी तेजी से बढ़कर के 17.2 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी, जो 14.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इससे स्वाभाविक रूप से बॉन्ड मार्केट है ना, काफ़ी दबाव पड़ेगा। बोल्ड और दरों पर बोझ बना रहेगा। तब सामान्य निवेशक, छोटे जो व्यवसायी होते हैं और उपभोक्ताओं को, उन पर सवाल होता है कि सरकार की कार्यवाही का ध्यान तंत्र शासन को आसान बनाने का केंद्रित है। तो स्वागत योग्य है कि बजट में जो वादे किए गए हैं, वो छोटे उद्यमियों के लिए ट्रेड्स प्रणाली के उपयोग का विस्तार, कई कर अपराधों को अपराध मुक्त बनाना, कुछ जो चूक रहती हैं जैसे विदेशी संपत्तियों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करना, भरोसे पर आधारित कस्टम्स के लिए नए दृष्टिकोण को, वादा या व्यक्तिगत यात्रा के लिए शुल्क मुक्त भत्तों का संशोधन शामिल है। चीज जिसे सख्त किया गया है, यह है वायदा और विकल्प कारोबार और प्रतिभूति लेन देन। कुछ बड़े बाजार प्रतिभागी चिंतित हैं और इससे नकदी कम होगी, लेकिन तथ्य है कि खुदरा व्यापारी जटिल लेन देन में अत्यधिक शामिल हो रहे हैं। फायदा और विकल्प में लग रही तिकड़मों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाना आवश्यक था। कुल मिलाकर यह बजट इस दांव पर आधारित है कि धीमा राजकोषीय एकीकरण राज्य का पूंजीगत व्यय और सेवाओं को बढ़ावा देने विकास को जारी रखेगा। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल है सेहत और अधिकार। कोई भी संवेदनशील और प्रगतिशील समाज अपने बीच जड़ें जमाई वैसी धारणाओं से लड़ता है। इसका खामियाजा महिलाओं या कमजोर तबकों को उठाना पड़ता है। मगर यह विचित्र है कि हमारे देश में कुछ ऐसे प्रश्न आज भी सामाजिक विकास में एक बाधा बने हुए हैं, जिनका सीधा संबंध स्त्रियों की सेहत और गर्मा के साथ जुड़ा हुआ है। मासिक धर्म या माहवारी मूलतः महिलाओं तो लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है, लेकिन कई तरह की पितृसत्तात्मक सोच के कारण उसे संकोच का विषय बना दिया गया है। इसकी वजह से सामान्य जीवन में लड़कियों को बहुस्तरीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे उनका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसी संदर्भ में एक चेक किया और मासिक धर्म से जो जुड़े स्वास्थ्य को संविधान के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा बताया था। जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा बताया था। सुप्रीम को जो शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बेहद अहम है कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उपायों अनुपलब्धता एक लड़की की गरिमा को कम कर दी है। गरिमा उन परिस्थितियों में व्यक्त होती है जो लोगों को अपमान, बहिष्कार और अनावश्यक पीड़ा को बिना बाहर निकलने में सक्षम बनाती है। ये छिपा नहीं है कि महिलाएं और लड़कियां स्वास्थ्य से जुड़ी महामारी को लेकर के समाज में ऐसी मिथकें मौजूद रही हैं, इसकी वजह से घर से बाहर लेकर के बाहर कार्यस्थलों पर महिलाओं को कई तरह की असुविधाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सैनिटरी पैड की उपलब्धता हर जगह नहीं होने की वजह से समस्या और बढ़ जाती है। इसके अलावा स्कूलों में शौचालयों की स्थिति भी जग जाहिर है। अनेक अध्ययनों में ऐसे तथ्य भी सामने आते हैं कि स्कूलों में स्वच्छ शौचालय की सुविधा न होने की वजह से बहुत सारी लड़कियों बीच में ही अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है। यही वजह है कि शीर्ष अदालतों ने देश की सभी सरकारी और निजी स्कूलों को लड़कियों को जैविक रूप से अपघटनीय सैनिटरी पैड निःशुल्क बांटने के साथ साथ लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाने का निर्देश दिया। व्यवस्था संबंधी समस्याओं को दूर किए जाने के साथ साथ इस मसले पर समाज और खासतौर पर पुरुषों को सोच के स्तर पर ज़्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत है। तेज सुधार का समय हिंदुस्तान डॉट कॉम का एडिटोरियल है ये।
आम बजट 2026 एक सुधारवादी बजट के रूप में देखना ज़्यादा मुफीद रहेगा। इस बजट पर किसी तरह का सियासी या चुनावी दबाव नहीं था, इसलिए भी इसमें आर्थिक सुधारों की कोशिश ज़्यादा नज़र आ रही है। कोई आश्चर्य नहीं है कि इसमें कोई लोक लुभावन या चमकदार घोषणा नहीं है। किसी सुधारवादी बजट की यह खासियत ही होती है, उसे देखकर लगता है कि नया कदम या बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। वास्तव में आज भारतीय अर्थव्यवस्था में कदम बढ़ाने की से ज़्यादा ज़रूरी है कदम जमाना। केंद्रीय वित्त मंत्री मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने भाषण की शुरुआत ही की तीन कर्तव्यों की चर्चा से की। तो सबसे पहला ध्यान था उनका, पहला कर्तव्य है कि अस्थिर वैश्विक परिस्थिति के प्रति लचीलापन बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को गति देना, उसे बनाए रखना। दूसरा, इन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमता विकसित करना। तीसरा है यह सुनिश्चित करना कि देश के प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और वर्ग तक संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों की पहुंच हो। घोषित कर्तव्य बहुत स्पष्ट है। इसे सरकार की प्राथमिकताओं का पता चलता है। यह पिछले बजट जैसे कि निर्णायक भले न हो, सकारात्मक रूप से हस्तक्षेपकारी होते। यह बजट साफ संकेत है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। यहाँ हमें नहीं भूलना चाहिए कि बुरे दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ताज़ा बजट में सबसे प्रशंसनीय है कि वित्त वर्ष 26-27 के लिए सार्वजनिक पूंजी व्यय से बढ़ा करके 12.2 ट्रिलियन कर दिया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि सरकार मूलभूत ढांचे में निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने की अपील करती है। अपनी ओर से भी सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाकर निजी क्षेत्र को प्रेरित किया है। एक सड़क भी बनती है तो उससे अनेक उद्योगों को बल मिलता है, रोजगार बढ़ता है। भारत का जो बुनियादी विकास अगर तेजी से होता रहेगा, तो व्यापकता में उसके विकास का रथ कहीं नहीं थमेगा। विकास से लेकर के पर्यटन विकास तक, तो शिक्षा से स्वास्थ्य तक किए गए प्रयास सराहनीय है। बजट 26 के प्रस्ताव आम आदमी को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करें। आयकर स्लैब में पिछली बार भारी बदलाव हुआ, तो इस बार उसमें बदलाव बहुत उम्मीद नहीं थी। कर सुधार और कर रियायत तो ऐसे मोर्चे हैं जिन पर बजट में प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं। सुधारों का लाभ निवेश को मिलना चाहिए। हम सब यह जानते हैं कि अपने देश में व्यापार करने की सुविधा बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए बजट में प्रावधान भी किए गए हैं। दुनिया मान रही है कि भारत संभावनाओं का क्षेत्र है, लेकिन संभावनाओं को साकार करने की जिम्मेदारी बजट को सही ढंग से करने में दिखानी चाहिए। बजट बहुत सावधानी से बनाया गया है। ये संदेश दे रहा है कि आम लोग भी बहुत आसानी सावधानी से अपने आर्थिक फैसले लें। और मिसाल के लिए चांदी की कीमतों को देखा सकता है। 4.5 लाख रुपए किलोग्राम की कीमत तक पहुंच गई। चांदी 3 लाख रुपए से नीचे उतर गई। अर्थात यह किसी आर्थिक फैसले पर टिकने का दौर नहीं, ये जरूरत और सहूलियत के हिसाब से लचीले फैसलों का समय है। अभी जो लोग बजट से कुछ ज़्यादा पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, यह उन्हें रखना चाहिए। सरकार की लोक लुभावन घोषणाएं महज बजट की मोहताज नहीं। आज मुख्यतः हमने बजट के संबंध में एडिटोरियल देखे थे, ये देखा था जो अ, मासिक धर्म होता है, तो क्या बोलते हैं, संविधान के तहत जीवन और गरिमा यानी आर्टिकल 21 का ये पार्ट बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। इससे संबंधित बातें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।